दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश का मामला आज रामलीला मैदान पहुंच गया, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया और फिर से चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हुए रामलीला के मंच से पीएम पर इशारों में हमला बोला। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। कहानी के जरिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा पर फिर से सवाल उठाए। राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। अरविंद केजरीवाल चौथी पास राजा की कहानी इससे पहले दिल्ली विधानसभा में भी सुना चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल ने रामलीला मैदान के मंच से ऐलान किया कि भ्रष्टाचार के बाद अब वो तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ेंगे। केजरीवाल रैली से पहले देश के कई राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं और अलग अलग नेताओं से केंद्र सरकार के खिलाफ जंग में एक साथ आने का आह्वान भी कर चुके हैं। इसी रणनीति के तहत केजरीवाल ने आज अपने निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को रखा। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करने का भी आरोप लगाया। 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छिन जाने के बाद से केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। केजरीवाल के हमले के बाद बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने भी केजरीवाल पर ताबड़तोड़ पलटवार करते हुए उन्हें अवसरवाद की राजनीति का सम्राट बताया और कहा कि जिस जगह अन्ना के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, वहां भ्रष्टाचार से बचने के लिए विलाप किया जा रहा है। तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। दरअसल केजरीवाल के मंच पर आज कपिल सिब्बल भी पहुंचे हुए थे। सिब्बल कांग्रेस सरकार के उन मंत्रियों में शामिल रहे हैं जिन पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान केजरीवाल और उनके सहयोगी सबसे ज्यादा मुखर रहे थे। बीजेपी ने अब इसी को मुद्दा बना लिया है। अवसरवादी राजनीति का एक प्रतिबिंब देते हुए जिन पार्टियों को ये एक समय पर भ्रष्टाचारी कहते थे, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके साथ गले मिलकर 2024 में अपने चेहरे को स्थापित करने के लिए आज सुल्तान केजरीवाल शीश महल से बाहर आए। बीजेपी ने केजरीवाल की भाषा पर भी आपत्ति जताई और इसे खींच की राजनीति बता दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली के खिलाफ बीजेपी ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने केजरीवाल पर सीधा हमला करते हुए पोस्टर्स लगाए और पोस्टर में केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन के मुद्दे पर सवाल उठाए। बैनर पर सीएम केजरीवाल के 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन वाली सरकारी आवास की तस्वीरें लगाई गईं और सेल्फी विद शीश महल नाम से केजरीवाल के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा गया। पोस्टर में केजरीवाल को दिल्ली को तबाह करने के लिए एक ही बंदा काफी है बताया गया। एक अन्य पोस्टर में लिखा गया कि केजरीवाल जी, हमें भी 45 करोड़ रुपए वाला आपका राजमहल देखना है। वहीं दूसरे में केजरीवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ का, जवाब दो, ये पैसा तो मेरे टैक्स का है स्लोगन लिखा गया। ये सारे पोस्टर दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया, जिससे पेट्रोल 90 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके बाद मान सरकार की फ्री बिजली योजना पर भी सवाल उठने लगे, जिसमें लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि लोगों को फ्री बिजली देने के नाम पर उनसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर वसूली की जा रही है। इधर जीरो बिल, उधरों डीजल के रेट ते पेट्रोल दे वधा के पैसा कढ़ी जांदे है। अखीर च लोकां दी जनता दी जेब चों पैसा कढ़ी जांदे है। आ एक बहुत वड्डी फ्रॉड सरकार है, कहंदी कुछ है ते करदी कुछ है। इस बीच आम लोगों ने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई और दावा किया कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई बहुत हो गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है सर।
ये तो पेट्रोल का तो सस्ता होना चाहिए, तो हर एक बंदे का काम आता है पेट्रोल। लोगों ने आरोप लगाया कि कहने को तो आम आदमी की सरकार है, लेकिन इस फैसले से आम लोगों की जेब पर ही बोझ बढ़ेगा। भारतीय स्टॉक मार्केट एक बार फिर फ्रांस को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट को झटका लगा था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में बिकवाली से जनवरी में स्टॉक मार्केट छठे स्थान पर चला गया था। लेकिन अडानी समूह के शेयरों में आई रिकवरी और विदेशी निवेशकों की तरफ से हुई लिवाली के दम पर भारतीय शेयर बाजार फिर से 5वें नंबर पर आ गया। बताया गया कि 33 साल में सेंसेक्स 60 गुना बढ़ा और निवेशकों की संख्या 11 करोड़ 44 लाख के पार चली गई। स्टॉक मार्केट साइज के हिसाब से अमेरिका टॉप पर है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है। भारत से आगे जापान और हांगकांग तीसरे और चौथे नंबर पर है। 28 मई 2007 को भारतीय शेयर बाजार ने $1 ट्रिलियन यानी करीब 82 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पहली बार हासिल किया था। लेकिन $2 लाख करोड़ यानी 164 लाख करोड़ के मार्केट कैप को छूने में बाजार को 10 साल यानी 16 मई 2017 तक का इंतजार करना पड़ा। हालांकि इसे $2 लाख करोड़ से $3 लाख करोड़ यानी 246 लाख करोड़ रुपए की यात्रा तय करने में महज 4 साल लगे। 24 मई 2021 को भारतीय शेयर बाजार ने $3 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पहली बार छुआ था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 76वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया और 11 तारीख की एंट्री होते ही रात 12 बजे केक काटा। इस मौके पर सिर्फ परिवार के लोग दिखे। लालू प्रसाद यादव के केक काटने की तस्वीरें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, देश विदेश में बिहार का नाम रोशन करने वाले मजबूत शख्सियत एवं दृढ़ व्यक्तित्व के धनी सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तस्वीरों में लालू यादव के साथ पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, हेमा, बेटे तेजस्वी यादव और बहू राजश्री यादव भी दिखी। इसके साथ ही लालू के बेटियों के बच्चे भी अपने नाना के जन्मदिन पर पटना पहुंचे हुए हैं। लालू के जन्मदिन पर केक कटिंग की तस्वीर में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नजर नहीं आए। तेज प्रताप अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए वृंदावन में हैं और अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर तेज प्रताप ने कैमरे के सामने वृंदावन से ही पिता लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉल पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हाँ पापा, हैप्पी बर्थडे। रमेश बाबा। पिता के साथ वीडियो चैट को तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। सोशल मीडिया से ही तेज प्रताप ने जानकारी दी कि बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर केक काटा गया और फिर अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करने गए। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर पूरे बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सबसे ज्यादा भीड़ पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर दिखी, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं से लेकर नेता, मंत्री और विधायकों का तांता लगा रहा। लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के बीच 76 किलो के लड्डू का बना केक भी काटा, जिसके बाद राबड़ी देवी ने लालू को लड्डू खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आरजेडी के नेता जबरदस्त उत्साह में दिखे। आज का दिन सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में पूरा बिहार ही नहीं, देश में जहां भी आदरणीय लालू प्रसाद जी के चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, सब लोगों ने इनके क्षेत्र में जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। लालू प्रसाद यादव खुद बीमारी के कारण अभी भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, लेकिन जन्मदिन के कारण आज कई घंटे तक नेताओं के बीच बैठे दिखे। आज लालू जी का जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से देश भर में बिहार में मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक एकता के लालू जी देश के धरोहर हैं। जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ता लालू यादव के घर पर 76 टोकरे खाजे की मिठाई लेकर पहुंचे, जिसे बाद में कार्यकर्ताओं के बीच बांट दिया गया। लालू के जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए दिग्गज नेताओं का भी तांता लगा रहा। नाराजगी की खबरों के बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी लालू को बधाई देने पहुंचे। साथ ही नीतीश की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने लालू यादव से मिलकर उनके लंबे जीवन की कामना की। हम सब लोग उनके दीर्घायु जीवन की कामना करने के लिए आए हैं और यह जन्मदिन उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो आए हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले अवध बिहारी चौधरी ने भी राबड़ी आवास पर पहुंचकर लालू यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आप जियो हजारों वर्ष और दीन दुखिया गरीबों की सेवा करते रहे हैं। आपको रहना आज के परिस्थिति में आपकी सेवा की जरूरत देश को है। लालू प्रसाद यादव से मिलने आरजेडी के और भी कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिसमें श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव जैसे लालू के करीबी शामिल थे। हरिद्वार के बाद अब मेरठ में मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर आने की अपील की गई है।
मेरठ के बालाजी और शनि मंदिर के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं। भक्तों से मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत की आबादी इतनी हो गई है कि देश घुसपैठ झेलने की स्थिति में नहीं है। बरेली पहुंची वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मस्जिद और मदरसों से लव जिहाद फैलाए जाने का आरोप लगाया। लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। अखिलेश यादव की पत्नी और एसपी सांसद डिंपल यादव ने पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नोएडा की सुपरनोवा बिल्डिंग में केरल के एक युवक ने 35वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। वाराणसी में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया, लेकिन इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दलित के घर नाश्ता किया। एस जयशंकर बीजेपी नेताओं और मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सुजाता घूसिया के घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। घर की फर्श पर दरी बिछाकर एस जयशंकर समेत सभी नेताओं को वहां बिठाया गया और फिर उन्हें नाश्ता परोसा गया, जिसमें कचौड़ी, सत्तू की पूड़ी, सेवई, बैगन आलू पालक की सब्जी, आलू परवल और पनीर की सब्जी के साथ रायता दिया गया। वहीं पानी कुल्हड़ में दिया गया। नाश्ते के बाद विदेश मंत्री ने खाने की तारीफ की और साथ ही G20 कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, अनाज, उर्वरक और बाजरा पर चर्चा किए जाने की बात कही। देखिए, मोटे अनाज का मैसेज जो है आज से आप जानते हैं ये G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। इस दौरान सुजाता घूसिया के परिवार की सभी महिलाएं पूरे जोश में मेहमान नवाजी करती नजर आईं। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उनके घर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी नेता नाश्ते पर पहुंचे थे और यही वजह रही कि मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और घर की सभी महिलाओं ने एस जयशंकर के आने के पहले पूरे घर की सफाई की और उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गईं। मेहमानों को खाना अच्छे से खिलाया, बहुत प्रसन्न होकर गए हमारे घर से। वो लोग बहुत अच्छे से दिया। कल से हम लोग तैयारी में लगे थे उनकी कि आएंगे, तो हमने स्वागत पर किया, खाना खिलाया उनको अच्छे से खुश होकर गए हैं। वहीं एस जयशंकर के नाश्ते की तारीफ किए जाने पर महिलाओं ने भी खुशी जताई। बाजरे का आटे का मतलब और मिला कचौड़ी और सत्तू की पूड़ी और में वो साग, आलू बैगन की सब्जी और आलू परवल पनीर डाल के सब्जी और सिमई सलाद। हाँ, कह रहे थे अच्छा लगा। बीजेपी नेता सुजाता घूसिया समेत उनके परिवार के सभी लोगों ने एस जयशंकर का उनके घर नाश्ते पर आने को गर्व की बात कहा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है, बीजेपी विरोधी दलों के नेता मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए नए नए फॉर्मूले के साथ सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सामने आए और उन्हें यह मौका तब मिला जब वो गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाने के लिए पहुंचे। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा की पूजा करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और लगे हाथ यूपी में विपक्ष की 75 सीट पर जीत का फॉर्मूला भी दे दिया। यूपी में मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी और राजभर जी एक मंच पे हो जाए तो 75 प्लस जीतेंगे। हालांकि जब राजभर से बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के बारे में पूछा गया तो वो इस सवाल का जवाब टाल गए। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे की शादी में पीएम मोदी सहित बीजेपी नेताओं को न्योता भेजे जाने पर भी सफाई दी और दावा किया कि उन्होंने विपक्ष के भी तमाम नेताओं को शादी का कार्ड भेजा है। गुजरात के बोटाद से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सारंगपुर मंदिर के पास सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटों से उठता धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जो कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। वहीं आग की लपटों को भी काफी दूर तक देखा जा सकता था। सड़क पर ये गाड़ियां एक कतार में खड़ी थी जो आग की लपटों में घिरी थी। इस घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक गाड़ियां पूरी तरह से लपटों की चपेट में आ चुकी थी। बताया जा रहा है कि वहां सारंगपुर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं की ये गाड़ियां थी जो आग की चपेट में आ गईं। आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां ऊपर से बिजली का एक तार टूटकर गाड़ियों पर गिरा, जिससे आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही वहां दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि गनीमत यह रही कि आग लगने के समय गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था।
तपती जलती गर्मी के बीच देश के कई हिस्सों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। घरों में आग लगने की एक बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट है और अगर आप भी गर्मियों में लगातार एसी और कूलर चलाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस साल यानी 2023 में जनवरी के महीने में दिल्ली में ही आग लगने के 2567 मामले सामने आए, जबकि फरवरी में 1977 और मार्च में आग लगने के 2425 मामले दर्ज हुए। इसी तरह अप्रैल में 2742 और मई में आग लगने के 2936 मामले सामने आए। जून महीने के शुरुआती 9 दिनों में ही आग लगने की 666 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बताया गया कि इनमें कई मामले शॉर्ट सर्किट के थे, जो बिजली के उपकरण लगातार चलते रहने की वजह से हुए। जानकारों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अपने घर, दफ्तर में बिजली के लोड की जांच जरूर करवानी चाहिए और बिजली की वायरिंग की जांच के साथ ही एसी को सर्विस करवाने के बाद ही चलाना चाहिए। बिजली के किसी भी उपकरण को लगातार काफी देर तक नहीं चलाना चाहिए और अगर इतने एहतियात के बावजूद आग लगी जाए तो आग को खुद बुझाने के बजाय सबसे पहले बंद जगह से बाहर निकले। आग को करीब जाकर बुझाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ विनेश फोगाट, बजरंग और साक्षी लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में शक्ति प्रदर्शन किया और शायरी का सहारा लेकर इशारों इशारों में पहलवानों के प्रदर्शन पर तंज कसा। अस्त, गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया था, लेकिन सबकी नजर पहलवानों के आंदोलन पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया पर थी। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह वक्त की नजाकत को समझते हुए आंदोलन पर सीधा बयान देने से बचते नजर आए। बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के मंच से इस बार सियासी बयानबाजी पर ही जोर दिया। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए गोंडा के सांसद ने सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को कांग्रेस और नेहरू की पहली गलती बताई। वहीं अक्साई चीन को नेहरू सरकार की दूसरी गलती कहा। सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। बृजभूषण शरण सिंह ने इंदिरा गांधी के 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद पाकिस्तान की युद्धबंदियों को छोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए। मोदी वाला भारत होता तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार का एक ही मकसद है कि भारत सशक्त देश बने। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने भले ही अपराधियों और माफिया पर नकेल कस दी हो, लेकिन कुछ वर्दी वालों पर खुद को कानून से ऊपर मानने का आरोप लग रहा है। फिलहाल इसकी वजह एक मोटरसाइकिल है जो आज से 3 साल पहले फर्रुखाबाद से चोरी हुई थी, लेकिन ना इसकी बरामदगी दिखाई गई और ना ही इसके असली मालिक को सौंपा गया। आरोप है कि चोरी की इस मोटरसाइकिल की सवारी खुद दारोगा ही करने लगे। चोरी की बाइक पर दारोगा की ड्यूटी और थाने के बाहर खड़ी बाइक की तस्वीर जब वायरल हुई, तब जाकर इस मामले ने तूल पकड़ लिया और मोटरसाइकिल के असली मालिक दस्तावेज और FIR की कॉपी लेकर सामने आ गए। 2019 में चोरी हो गई थी, महिला डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। असली मालिक को जब पता चला कि उनकी मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद दारोगा उससे सरकारी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उन्होंने बड़े अधिकारी से इसे वापस दिलाने के लिए लिखित फरियाद की। वो मोटरसाइकिल संबंधित सब इंस्पेक्टर द्वारा लाके थाना कमालगंज में निवासा दाखिल किया गया है। अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मान रही है कि चोरी की बाइक मिल चुकी है, लेकिन इसे असली मालिक को लौटाने के बजाय दारोगा ने क्यों इस्तेमाल की, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं। भारतीय सेना ने आज चीन को बड़ा झटका दिया। अरब सागर में INS विक्रांत और विक्रमादित्य ने पहली बार एक साथ युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में 35 फाइटर जेट्स के अलावा सबमरीन और जंगी जहाजों को उतारा गया। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस दौरान एक महिला कटिया को हटाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के खगड़िया में आम खरीदने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से चले लाठी डंडों में 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दूसरे धर्म के लड़के से कोर्ट मैरिज करने पर परिवार वालों ने बड़ा फैसला लिया। लड़की के घर वालों ने लड़की को मृत घोषित कर आज उसका पिंडदान कर दिया। मैदानों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। वेदर बहुत हॉट था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज राजस्थान के दौसा में बड़ी रैली की। उनके पिता राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि पर हुई इस रैली में लोगों को उम्मीद थी कि पायलट कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपने पुराने तेवर बरकरार रखते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह पक्ष विपक्ष हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने कहा था कि हर गलती सजा मांगती है। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा मिलेगा, किसी को रोक नहीं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में धांधली के मामले में अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा था, हर गलती सजा मांगती है। 1 मई को एक विमान कोलंबिया में अमेजन के जंगल में हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी लोग मारे गए सिवाय 4 बच्चों के। कुदरत का करिश्मा देखिए, 40 दिन बाद ये चारों बच्चे घने जंगलों के अंदर जिंदा पाए गए, जिनका बगोटा के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है। शनिवार को कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और उनकी पत्नी बच्चों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बच्चों को गिफ्ट दिया और डॉक्टर्स और बच्चों के रिश्तेदारों से बात की। बच्चे काफी कमजोर और दुबले पतले दिखाई दे रहे थे। कोलंबिया सरकार के मुताबिक बच्चे अभी कुछ खा पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। बच्चों की उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और एक की उम्र तो सिर्फ 12 महीने की है। चारों बच्चों की अग्नि परीक्षा 1 मई की तड़के सुबह शुरू हुई। ये बच्चे अपनी मां के साथ सिंगल इंजन विमान में अमेजन के अराराकुआरा गांव से सैन जोस डेल ग्वावियारे की यात्रा कर रहे थे। इंजन में खराबी की वजह से विमान शुरुआती 1 घंटे के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चारों बच्चों समेत 7 लोग सवार थे। पायलट, बच्चों की मां सहित 3 लोगों के शव विमान के अंदर मिले, लेकिन चारों बच्चे लापता थे। और इसके बाद शुरू हुई दुनिया की सबसे घने और खतरनाक जंगल अमेज़न में चारों मासूम बच्चों की तलाश। कोलंबिया की सेना और एयरफोर्स ने जमीन और आसमान से खोजी अभियान शुरू किया, लेकिन इतने घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से घुस पाती है, 4 छोटे छोटे बच्चों को तलाशना कड़ी चुनौती थी। बचाव कर्मियों को तो यह भी नहीं पता था कि बच्चे जिंदा हैं या फिर उन्हें जंगली जानवरों ने खा लिया है, लेकिन 150 जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। खोजी कुत्तों के साथ जंगलों के अंदर वो हर दिन बच्चों की तलाश करते रहे। जंगलों के आसपास रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों ने भी तलाशी में सहयोग दिया। तलाशी अभियान के दौरान बचावकर्ताओं को जंगल में छोटे छोटे सुराग जैसे बच्चों के कदमों के निशान, दूध की एक बोतल, डायपर और फलों के टुकड़े मिले, जिससे उन्हें यकीन हुआ कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं। momento no los tenemos, no los hemos encontrado. Hemos encontrado son huellas, indicios, el tetero, la cáscara maracuyá, el moño, las tijeras y algunas huellas. तलाशी अभियान के दौरान सेना जंगल में अलग अलग जगहों पर इस उम्मीद में खाने के पैकेट गिराती थी ताकि इन बच्चों को पेट भरने और जिंदा रहने में मदद मिल सकेगी। यही नहीं, सैनिक चारों बच्चों की दादी की ओर से रिकॉर्ड किया गया संदेश बजाते थे, जिससे वो उनसे एक साथ रहने और हिम्मत ना हारने के लिए कहती थी। विमान हादसे के 40 दिन बाद बचाव कर्मियों की मेहनत रंग लाई। सांप, मच्छर और दूसरे खतरनाक जानवरों के बीच 40 दिन बिताने के बाद शुक्रवार को एक सैन्य खोजी कुत्ते ने बच्चों को जिंदा पाया, जिसके बाद सेना ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की, जिनमें कंबल में लिपटे ये बच्चे सैनिकों और जनजातीय मददगारों के साथ नजर आए। चारों बच्चे बेहद कमजोर दिखाई दे रहे थे। एक तस्वीर में एक सैनिक इनमें से सबसे छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाता दिखाई दिया। जहां बच्चे पाए गए वहां चारों ओर घने जंगल थे। इसके बाद बच्चों को रात के वक्त जंगल से सीधा हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट किया गया। Todo el país agradecido con los indígenas Siona y Araraquara, con nuestras fuerzas militares. Compartimos pues esta alegría de hoy. कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा कि इन बच्चों का इतने मुश्किल हालात में 40 दिनों तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है और इनकी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी।
लेकिन एक बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह है कि इन चारों मासूमों ने अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में खुद को जिंदा कैसे रखा। खुद को जिंदा रखने की इन बच्चों की कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इन बच्चों ने वो किया जो बड़े बड़े ऐसे हालात में नहीं कर पाते हैं। बच्चों ने खुद को संभाला, अपनी अकल का इस्तेमाल किया। बच्चों ने सबसे पहले तो खुद को प्लेन से बाहर निकाला, विमान से बाहर निकलने में एक दूसरे की मदद की। इसके बाद बच्चों ने विमान के अंदर तलाशी शुरू की, क्योंकि विमान का काफी हिस्सा साबुत बचा हुआ था। बच्चों के अंकल ने मीडिया से बताया कि बच्चों ने मलबे से फरीना यानी आटा निकाला। फरीना कसावा का आटा होता है जिसे अमेज़न क्षेत्र के लोग खाते हैं। फरीना खत्म होने के बाद बच्चों ने बीज खाना शुरू कर दिया, साथ ही जंगल में कुछ जाने पहचाने फलों को भी खाया। कसावा का आटा और जंगल के कुछ फल बच्चों को जिंदा रखने में मददगार बने। यही नहीं, बच्चों ने जंगली जानवरों से बचने और रात बिताने के लिए जंगल के झाड़ झंखाड़ और टहनियों की मदद से अस्थायी रहने का ठिकाना भी बनाया। बचाव कर्मियों को ये अस्थायी ठिकाने भी खोजबीन के दौरान मिले थे। इस तरह बच्चों ने 40 दिनों तक जंगल से बाहर निकलने की जद्दोजहद में खुद को जिंदा रखा। सेना के बचाव कर्मियों के मुताबिक जब बच्चे मिले तो वो डिहाइड्रेटेड थे। उनमें सिर्फ सांस लेने या पानी पीने की ही ताकत थी। उनके शरीर पर जगह जगह कीड़ों ने भी काटा हुआ था। इन सब के बावजूद वो ठीक हैं और अगले 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में रहेंगे। कोरोना का कहर टूटने के बाद दुनिया भर में चलते फिरते अचानक मौत यानी सडन डेथ के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब इस तरह की मौतों की वजह जानने के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अस्पतालों में भर्ती हुए कोरोना के मरीजों के आंकड़ों की स्टडी कर रहा है। सडन डेथ के कारणों का पता लगाने के लिए ICMR एक साथ 4 स्टडी कर रहा है, जिसका आधार 2020 से भर्ती हुए देश के 39 अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को बनाया गया। ICMR की 4 स्टडी में एक एम्स में हो रही है, जिसमें 18 से 45 की उम्र के लोगों में मौत की जांच हो रही है। स्टडी में यह पता किया जा रहा है कि जिनकी अचानक मौत हुई उनमें कोविड के सामान्य लक्षण थे या नहीं, क्या सडन डेथ की चपेट में आने वालों को गंभीर रूप से कोरोना हुआ था, और जिन लोगों की सडन डेथ हुई उन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले टीका लगा या डिस्चार्ज होने के बाद। स्टडी में यह भी देखा जाएगा कि अस्पतालों में भर्ती जो मरीज घर लौटे उनकी मौत की वजह क्या थी। बताया गया कि जून के आखिर तक स्टडी का अंतरिम विश्लेषण पूरा हो जाएगा और कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं और इसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार इन सडन डेथ्स की वजह क्या हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में धर्म परिवर्तन कराने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पर दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित रैन बसेरे में धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप लगा, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को बीते कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मोहम्मद कलीम लोगों को लालच और धमकियां देकर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लोगों को ये बोलता था मुसलमान बनो, हमें बोला, हम लोगों की बात नहीं कि हमें बोला मुसलमान बनो, हम आपको लड़की प्रोवाइड करेंगे, सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे, वो घर प्रोवाइड करेंगे। हमने जब मना किया तो उसके बाद जैसे मैंने मना किया, फिर दूसरे को तीसरे को ऐसे करते करते चलता रहा आगे से। आरोपी पर शिकायतकर्ताओं ने जाकिर नाइक का प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर बरगलाने का आरोप भी लगाया। जाकिर नाइक का वीडियो दिखाता था और उनके विचारधारा को वो चलने के लिए बोलता था और 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए बोलता था। मैं बोला हूँ मर जाऊंगा, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। लालच और प्रोपेगेंडा के सहारे जब मोहम्मद कलीम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाता था, तब वो उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे मामलों का जिक्र कर लोगों को धमकाने की कोशिश भी करता था। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, लेकिन अभी मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम करता है। अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बातें कही हैं। वैसे तो सरवर चिश्ती खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव हैं, लेकिन जब उनसे फिल्म अजमेर 92 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना घटिया नजरिया कैमरे के सामने रख दिया और महिलाओं को लेकर इतना गंदा बयान दिया कि वो वायरल हो गया। करप्ट नहीं हो सकता है, मूल्यों से करप्ट नहीं हो सकता। ऐसी चीजें कि बड़े से बड़ा अपनी घटिया सोच को सही ठहराने के लिए खादिम सरवर चिश्ती ने कुछ पुरानी कथाओं का भी सहारा लिया और फिर गिने चुने फर्जी साधुओं की आड़ में ऐसा ज्ञान दिया जिसे सभ्य समाज में किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। करप्ट नहीं हो सकता है, मूल्यों से करप्ट नहीं हो सकता। ऐसी चीजें कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम जो पेड़ के नीचे विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़े से बड़ा। सरवर चिश्ती का यह आपत्तिजनक बयान 4 जून का बताया जा रहा है, लेकिन अब जब मामले ने तूल पकड़ लिया है तो सरवर चिश्ती सामने नहीं आ रहे हैं। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। भले ही सरवर चिश्ती मामला बढ़ता देख अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन उनका यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है और चिश्ती के विवादित बोल पर बीजेपी ने उनके खिलाफ हमला बोला है। अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने चिश्ती की मानसिकता को ही गंदा बताया। पूछना चाहता हूं सरवर चिश्ती जी से कि उनका जो ये फोटो है जिससे वो एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ वो खड़े हैं, उनके साथ जो अपराधी खड़ा है, क्या उसको बचाने के लिए आप इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं?
और जिनके लिए भोग की चीज है, जो कह रहे हैं ऑफ कैमरा ये बात कह रहे हैं, तो चीज ही ऐसी होती है, तो इसका मतलब उनकी मानसिकता किस प्रकार की, हमारी बच्चियों को लेकर के, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को लेकर के उनकी मानसिकता, उससे मानसिकता पता लगता है। दरअसल 14 जुलाई को देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल और अश्लील ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही अजमेर के खादिमों ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि सरवर चिश्ती की जुबान बदजुबानी पर उतर आई है। यूपी के बहराइच में ईसाई मिशनरी के लोगों ने कई हिंदू परिवारों का धर्मांतरण करा दिया था, लेकिन हिंदू से ईसाई बने ये लोग अपने धर्म में दोबारा लौट आए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ाकर इन लोगों की घर वापसी कराई और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ये लोग हिंदू धर्म में फिर लौट आए। बजरंग दल ने घर वापसी के लिए नानपारा काली मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया और फिर पूरे विधि विधान से ईसाई बने लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई मिशनरियों पर गरीब हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। 4 तारीख को नेपाल से सटे नानपारा में धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों द्वारा करवाया गया था, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष को आज वापसी कराया गया अपने घर में। ईसाई मिशनरियों की क्रिया के विरोध में हिंदूवादी संगठनों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ईसाई मिशनरी के लोग गरीब हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वहीं धर्मांतरण के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने भी घर वापसी अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तान में भी इस साल आम की फसल खराब हो गई है। खराब के कारण आम में कीड़े लग गए हैं, जिसकी वजह से इस साल 30% पैदावार कम हुई है। क्यूबा में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश की वजह से यहां एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के पुणे में जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी ने वड़ा पाव और मिसल पाव का स्वाद चखा। हिरोशी ने खुद अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इंडियन स्ट्रीट फूड की तारीफ की। दस्तावेज छिपाने के आरोपों पर ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनके चुनाव अभियान को कमजोर करने के लिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ज़ैपोरिजिया में यूक्रेन ने रूसी सेना पर ड्रोन से हमला किया। रूस ने अपने ऊपर हुए हमले का वीडियो जारी किया है। रूस ने कहा, हमने यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए रूप और तेवर में नजर आने लगे हैं। उत्तरकाशी के 2 दिनों के दौरे पर मुख्यमंत्री की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। असल में 2 दिन के उत्तरकाशी दौरे पर अपनी आदत के मुताबिक सीएम धामी ने लोगों की शिकायतें देर रात तक तो सुनी ही, लेकिन सुबह जब वो सिरोर गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए भागीरथी नदी के पास के खेतों की ओर बढ़े, तो उनका अंदाज बिल्कुल किसानों वाला नजर आया। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के हाथ में हल आ गया और वो खेत जोतने में जुट गए। खेत जोतने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों की मदद से पौधारोपण किया और मुख्यमंत्री के ऐसे अंदाज से वहां मौजूद लोग उत्साहित दिखे। गेस्ट हाउस आने जाने के दौरान धामी ने स्थानीय लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। इसके बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बरतने का ऐलान किया। उत्तराखंड की विजिलेंस को हर प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 1064 जो नंबर है वो जारी किया हुआ है। कर्नाटक में महिलाओं के लिए आज से फ्री बस सेवा शुरू कर दी गई है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटी पूरा करने का वादा किया था और आज पहली गारंटी लागू कर दी गई। और शक्ति योजना के तहत आज से महिलाएं फ्री में बस की सवारी कर सकेंगी। सीएम सिद्धरमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मौजूदगी में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का उद्घाटन किया गया। दावा किया जा रहा है कि मुफ्त बस सेवा यात्रा शुरू होने से हर दिन 41.8 लाख से ज्यादा महिला यात्रियों को फायदा होगा और महिलाओं को फ्री में सफर कराने में राज्य सरकार के सालाना 4051.56 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कर्नाटक में आज से फ्री बस सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें और नियम भी हैं और इन नियमों का पालन करने पर ही कर्नाटक में फ्री में बस की सवारी करने का फायदा मिल सकता है। नियम और शर्तों के मुताबिक कर्नाटक सरकार की ओर से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की यह सुविधा सिर्फ नॉन एसी और गैर वॉल्वो बसों में ही दी जाएगी। महिलाएं केवल राज्य के अंदर ही फ्री बस सेवा का लाभ ले सकती हैं, लेकिन राज्य के बाहर अगर कोई महिला कर्नाटक की सरकारी बस में यात्रा करती है तो महिला को केवल 20 किलोमीटर ही बस में यात्रा करने की छूट मिलेगी। अंतर्राज्यीय बसों में कर्नाटक सरकार की ये योजना लागू नहीं होगी, यानी कि अगर कर्नाटक की कोई महिला यात्री कर्नाटक के बाहर दूसरे राज्यों के लिए सफर करती है तो उसे बस का टिकट लेना होगा और किराए का भुगतान भी करना होगा। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बस में निःशुल्क यात्रा करने के लिए आपको स्मार्ट कार्ड की जरूरत होगी, जो अगले 3 महीने बाद वितरित किए जाएंगे।
कर्नाटक में फ्री बस सेवा शुरू होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। कोई भी कार्य करना और उसको सही ढंग से लोगों तक पहुंचा देना, इसके लिए समय बताता है। आज दिल्ली में भी देखिए ना, फ्री बस राइड महिलाओं के लिए दिया गया ना, पर बस कहाँ है। जैसे ही बस के कंडक्टर और ड्राइवर देखते हैं कि महिला खड़ी है तो फ्री की सवारी करके रोकते भी नहीं है, चली जाती है। पीएम मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण सम्मेलन के साथ साथ पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र का भी शुभारंभ किया। इनके शुभारंभ से सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के वेल्लोर में एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मुस्लिम आरक्षण पर बोलते हुए अमित शाह पर निशाना साधा। प्रियांक खड़गे बोले, आप मुस्लिम आरक्षण की चिंता न करें, मणिपुर पर ध्यान दें क्योंकि मणिपुर जल रहा है। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया है। लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि वो जेल में बैठकर संपत नेहरा के साथ सिंडिकेट चला रहा है। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां इसे परिवारवाद से जोड़ा तो कांग्रेस ने इसे अंदरूनी फैसला बताया है और दावा किया कि पार्टी को मजबूत करने के इरादे से यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने शरद पवार के इस फैसले पर सहमति जताई। तो मैं समझता हूं कि अब उन्होंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर अपना फैसला लिया होगा, पार्टी के हित में लिया होगा। कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी ने हमला किया और महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर लिया। यह परिवारवादी दल है। यहाँ राज कौन करेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, ये बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता तय करता है। इन तीनों दलों में कार्यकर्ता का केवल उपयोग दरी बिछाने के लिए होता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के दल में परिवारवाद हावी है, जहां पिता के बाद उनके बच्चों को ही जिम्मेदारी मिलती है। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हार गई है। लंदन के ओवल मैदान पर दूसरी पारी के आखिरी दिन भारत की पूरी टीम ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ताश के पत्तों की तरह सरेंडर कर दिया। पूरी पारी ढह गई। आखिरी दिन सिर्फ 2 घंटे में भारत के 7 विकेट गिर गए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 209 रन से करारी शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 444 रनों का टारगेट दिया था। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 280 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 234 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत का कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक का स्कोर भी नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल जीत करके कामयाब हो पाई है। पिछली बार इंग्लैंड ने भारत को, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड ने मात देकर के ये टूर्नामेंट जीता था। टीम इंडिया तो हार गई, लेकिन ओवल टेस्ट एक बड़े विवाद के लिए याद किया जाएगा। शुभमन गिल को थर्ड अंपायर ने कैच आउट दिया। उस पर कई पूर्व क्रिकेटर्स ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल फोटो में साफ दिख रहा था कि कैच पकड़ते वक्त कैमरन ग्रीन की उंगली के बीच से बॉल जमीन को छू रही थी। इस कैच को देखने पर साफ साफ लग रहा था कि जिस वक्त ग्रीन ने गेंद पकड़ी वो जमीन पर भी लगी थी, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसे कई रिप्ले देखने के बाद आउट करार दिया। तो मैदान पर दर्शक भी चीटर चीटर चिल्लाने लगे। कैच जब रिप्लेस में दिखाया गया तो लगा कि किसी तरीके से ग्राउंड को टच कर गई है और उसके अंदर ही कैमरन ग्रीन की उंगलियां हैं। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि शुभमन गिल उस वक्त जब ये कैच हुई और जब उनको आउट करार दे दिया गया तब वो इतने बेहतरीन टच में थे। देखिए 19 गेंदों में 18 रन उन्होंने बनाए थे, 94 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे थे। एक मजबूत तरीके से एक मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे थे। इस फैसले के विरोध में पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी उतर आए हैं। कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने भी इसे पूरी तरह गलत फैसला करार दिया है। भज्जी ने ट्वीट कर कहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, गेंद जमीन पर छूती लग रही थी, फुटेज को जूम करके नहीं देखा, संदेह का लाभ बल्लेबाज को मिलना चाहिए। मैदान पर मौजूद शुभमन गिल इस फैसले को देखकर हैरान थे। रोहित भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इस विवादित फैसले के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि फील्ड अंपायर ने कैच को लेकर सॉफ्ट सिग्नल क्यों नहीं दिया। इस सवाल पर आईसीसी की सफाई सामने आई है और आईसीसी के मुताबिक जून की शुरुआत से ही सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक फील्ड पर मौजूद अंपायर कैच को लेकर सॉफ्ट सिग्नल नहीं देंगे। ऐसे में थर्ड अंपायर को ही कैच पर फैसला लेना था। उन्होंने ग्रीन के कैच को क्लीन माना। कैच लेने वाले कैमरन ग्रीन ने भी कैच पर उठे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उस समय मुझे लग रहा था कि मैंने कैच पकड़ लिया है। उस समय की गर्मागर्मी में मुझे लगा कि मैंने जो कैच पकड़ा वो क्लीन था और गेंद को फेंक दिया और स्पष्ट रूप से किसी भी तरह के संदेह का कोई संकेत नहीं दिया। फिर ये मैंने तीसरे अंपायर पर छोड़ दिया कि वे कैच से सहमत रहे।
क्या वो फैसला जो थर्ड अंपायर ने दिया शुभमन गिल को आउट देने का, क्या वो सही था? ये विवादित फैसला दिखाई दे रहा है क्योंकि भारतीय फैंस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। लेकिन अंपायर का विवादित फैसला आ चुका था और शुभमन गिल को वापस जाना पड़ा।